जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है और ख्वाहिश है कि आप सारे लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी। क्या मेरी आवाज़, तस्वीर और स्क्रीन ये तीनों चीज़ें आप लोगों तक पहुँच रही हैं? बताने का तरीका ये हो सकता है कि आप टाइप करके बताएँ या आप यहाँ पे थम्स अप करने की ऑप्शन होती है, आप वो भी कर सकते हैं। हैंड रेज़ करने की ऑप्शन होती है, आप वो कर सकते हैं। तो जनाब यस, यस, ठीक है जी, मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। ठीक है जी, तो मज़ीद वक़्त ज़ाया किए बगैर हम लोग अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करने लगे हैं जी एमएफए मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। ये हम पोस्ट रिज़ल्ट में सीएमएडीसी के प्लेटफ़ॉर्म से आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं और ये एक बड़ी यूनिक सी प्रोडक्ट है और इसमें आपको कोर्स किस तरह से पढ़ाया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें कैसी होंगी, कैसे ये कंप्लीट होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और फिर कल से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी। मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस सीएमएडीसी के ऊपर पोस्ट रिजल्ट के अंदर जो है ना, ये आपको 3 डिफरेंट मोड्स में आप इसको अवेल कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये फ्री है लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म के वजह से, यानी कि डेली इसमें लाइव क्लास बिल्कुल फ्री हुआ करेगी। यानी कि ये आज कल परसों 2-3 दिन के लिए नहीं है, ये पहले लेक्चर से लेकर आखिरी लेक्चर तक हर लेक्चर आपके लिए लाइव फ्री ऑफर किया जाएगा, जिसका जो टाइम है 3 बजे से 4 बजे तक का रोजाना। इसी तरह से आपको लिंक मिलेगा, आपने वो लिंक जो है वो ज्वाइन कर लेना और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, इसमें एक और बड़ा जबरदस्त मॉडल है जिसे हम सब्सक्रिप्शन मॉडल कहते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है वो हम लोगों ने ऑफर किया है सीएमएडीसी के अंदर पहली दफा। सब्सक्रिप्शन मॉडल में क्या है जी कि आपने एक बहुत ही मिनिमम सी फीस देनी है जिससे आप हमारे स्टूडेंट बन जाएंगे और सीएमएडीसी का जो स्टूडेंट बन जाएगा उसको 4 सब्जेक्ट्स यानी कि 4 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम वो बच्चा पढ़ सकता है। नॉर्मली तो 3 पढ़ने चाहिए, हम लोग कहते भी 3 है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं यार हम लोगों ने 4 पेपर्स पढ़ने हैं, तो उसमें उनको ये लाइव क्लासेस 4 सब्जेक्ट्स की मिलती हैं। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि सर वो तो फ्री भी मिल रही हैं लाइव क्लासेस, लेकिन जो हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल है उसमें कुछ मजीद एडिशनल चीजें शामिल हैं। यानी कि क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपको पोर्टल मिल जाएगा, यानी कि बेसिकली उसमें पोर्टल है और उसकी थोड़ी सी चार्जेस हैं। तकरीबन 750 रुपए पर सब्जेक्ट पर मंथ बनता है ये, और ये सिर्फ पोर्टल के ही चार्जेस हैं, अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा है। इसके अलावा इसमें पोर्टल के साथ साथ टेस्ट सेशंस भी होते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें आपकी क्यूरीज को रिस्पॉन्स किया जाता है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप डिजाइन किया गया है जिससे कि आपको कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तीसरा जो मोड है वो सिंपल, हमारा वो जो लेगेसी मॉडल चल रहा है कि आप हर सब्जेक्ट की एक फीस पे करते हैं और उसके बाद आप उस सब्जेक्ट का पोर्टल और बाकी चीजें एनरोल कर लेते हैं। तो ये 3 मोड्स में आप ये कोर्स एनरोल कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है और आप इंशाल्लाह इस चीज को देख लीजिएगा, आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है जी, एमएफए की तरफ चलते हैं जी। मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के नाम से जो आपका पेपर है, अगर आप गौर से देखें तो आपकी जो सीए की फील्ड है ये 3 मतलब ये डिफरेंट टाइप के
जो सतून है फाइनेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, उसमें डिवाइडेड है। एक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजीम होता है जी, उसके अंदर आपके 5 पेपर्स हैं, जिसमें आप पीआरसी 4 पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें आप एफएआर 1 पढ़ते हैं, एफएआर 2 पढ़ते हैं, जिसमें आप सीफैप 1 का पेपर है, एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, और फिर आपका एक एमएफए का पेपर होता है। तो जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजीम है, ये बड़ी जबरदस्त रिजीम है और इसमें बहुत सारे आपको 5 सब्जेक्ट्स नॉर्मली कराए जाते हैं। इसी तरह से इतनी ही वेटेज आपकी मैनेजरियल अकाउंटिंग की रिजीम को दी जाती है, जिसमें मजीद 5 पेपर्स हैं। इसके अलावा बाकी रिजीम्स भी हैं, जैसे ऑडिटिंग की रिजीम है, उसमें 2 पेपर्स हैं, टैक्सेशन आपको 2 दफा पढ़ाई जाती है, लॉ आपको 2 या 3 दफा पढ़ाया जाता है। इसी तरह से अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, बिजनेस मैनेजमेंट, ये वाली चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो बेसिकली ये 5-6 सतून है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एजुकेशन के, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है और आपको उनमें एक्सपर्टीज दी जाती हैं डेवलप करने के लिए। तो मैनेजेरियल अकाउंटिंग रिजीम के अंदर एक पहला पेपर है जो आप लोगों ने पढ़ लिया है, क्यूएम का, पीआरसी 2 का ये पेपर है। और इस पेपर के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी मैनेजेरियल चीजें सिखाई जाती थी। आपने वहां पे लिमिटिंग फैक्टर थ्योरी पढ़ना शुरू की थी, आपने वहां पे ब्रेक इवन एनालिसिस बिल्कुल सबसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो आपने उसके बाद दोबारा सीएमए के अंदर भी पढ़ा था। फिर आपने लिमिटिंग फैक्टर थ्योरी पढ़ी थी, आपने जो है ना वो लीनियर ऑप्टिमाइजेशन करना सीखी थी, जो आप बीएफडी के अंदर दोबारा सीखेंगे जाके, जो कि आपका मैनेजेरियल का ही एरिया है। इसी तरह से इसमें और बहुत सारी चीजें थी जो आपको वहां पे हेल्प करती थी। फाइनेंस के एरिया में आपने जो कुछ पढ़ा था वो आप एमएफए के अंदर दोबारा पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना है। क्यूएम के अंदर जिन बच्चों को फाइनेंस बड़ी पसंद थी, उन लोगों के लिए ये है कि एमएफए के अंदर इसी तरह का बिल्कुल एक ऐसा बड़ा जबरदस्त एरिया है, बड़ा जबरदस्त चैप्टर है, जिसमें ये सारी चीजें एज इट इज बिल्कुल दोबारा आप लोग पढ़ेंगे, और फिर उसमें कुछ एडवांस चीजें भी होंगी। सिमिलरली एमएफए के अंदर जो है वो आपको वो जो बेसिक मैथ और उसके अंदर कैलकुलेशंस और जो हम लोग किया करते थे, बहुत सारी चीजें वो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। तो क्यूएम का पेपर आप लोगों ने पढ़ा है। इसी तरह से सीएमए का पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया है, पास कर लिया है। एमएफए इस वक्त जो करंट स्कीम चल रही है उसके हिसाब से सिर्फ वही लोग जो है ना एमएफए पढ़ सकते हैं जिन लोगों ने कॉस्ट का पेपर पास कर लिया है। यानी कि एमएफए का पेपर देने के लिए ये प्री क्वालिफिकेशन है कि आपने सीएमए का पेपर पास करना है। तो सीएमए के पेपर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, क्या कहते हैं उसको, रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स पढ़े थे। इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। ठीक है जी। तो एमएफए का एरिया, एमएफए का सब्जेक्ट जो है, ये बेसिकली 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, मैनेजेरियल और फाइनेंशियल। ये 2 डिफरेंट एनालिसिस हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, इसीलिए इसको मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन है, 2 डिफरेंट सेक्शंस हैं, 2 डिफरेंट एरियाज हैं। पेपर भी जब आता है तो मैनेजेरियल का सेक्शन अलग होता है और फाइनेंशियल का सेक्शन अलग होता है। पेपर पैटर्न भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जब आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो बीएफडी का पेपर आपका आएगा, विच इज योर 4th पेपर इन दिस मैनेजरियल अकाउंटिंग regime, एंड देन एमएफए 2। ये आपको करंट एजुकेशन स्कीम के हिसाब से बता रहा हूँ। डेफिनेटली जब नई एजुकेशन स्कीम आएगी तो उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन फिर भी न्यू एजुकेशन स्कीम के अंदर भी आपको 4 पेपर जो है वो आपको स्पेसिफिकली मैनेजरियल अकाउंटिंग regime के मिलते हैं। ठीक है जी। और ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं ना, डिफरेंट पेपर्स, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। क्वेश्चन एक आया हुआ, क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन तो मजे का है लेकिन अभी रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अभी हम बात करते हैं इस मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस एमएफए के पेपर को। इसको बेसिकली मैं कहता हूँ कि ये जो जैसे आप लोग सोचते होते हैं अक्सर जनाब, जो सीनियर पेपर्स होते हैं उन सीनियर पेपर्स के अंदर आपको सिनेरियो बेस्ड पेपर दिया जाता है। यानी कि आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाता कि आप डिफाइन कर दें, एक्सप्लेन कर दें, समराइज कर दें। आपको डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाते हैं, सिचुएशंस दी जाती हैं और आपको उसको जो है ना वो रिजॉल्व करना होता है। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि प्रोफिशिएंसी लेवल्स क्या होते हैं और आईकैप के टेस्टिंग लेवल्स क्या होते हैं। ये जो पहला लिखा हुआ है ये तो प्रोफिशिएंसी लेवल है, लेकिन ये पीछे वाला जो लिखा हुआ है ना, ये टेस्टिंग लेवल्स हैं। मैं ये चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन कोई ना हो। ठीक है जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं प्रोफिशिएंसी लेवल और टेस्टिंग लेवल। आईकैप जब भी सिलेबस डिफाइन करता है तो वो आपको कहता है कि यार मैं आपसे जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कितनी डेप्थ में आपको पढ़ाऊंगा, और वो प्रोफिशिएंसी लेवल से पता चलता है, प्रोफिशिएंसी लेवल से पता चलता है कि उसको कितनी डेप्थ तक वो आपसे पूछेगा। ठीक है जी। तो प्रोफिशिएंसी लेवल से 3, P1, P2 एंड P3। P1 को फाउंडेशन प्रोफिशिएंसी लेवल कहते हैं, P2 इंटरमीडिएट प्रोफिशिएंसी लेवल होता है और P3 एडवांस प्रोफिशिएंसी लेवल होता है। अच्छा, अब जो बेसिक आप क्यूएम वगैरह पढ़ते रहे हैं,
या आपने कॉस्ट वगैरह पढ़ी है तो उसमें आपने अगर सिलेबस को देखा हो तो वहां पे प्रोफिशिएंसी लेवल P1 होता था, जो नॉर्मली डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, एंड लिस्ट कर देना, इस तरह की चीजें आपसे पूछता था। अच्छा बताएं जी 5 रूल्स क्या है फला चीज के, अच्छा ये बताएं कि ये प्रिंसिपल क्या है, ये चीज बता दें, ये कैलकुलेशन कर लें, इस तरह की छोटी छोटी चीजें ये फाउंडेशन लेवल के ऊपर आती है P1, जो कि अब आप पढ़ रहे हैं। अब आप लोग जो है ना P2 के ऊपर आ गए हैं, जिसमें आपने अप्लाई करना है, ये नहीं कि आपके पास कुछ नॉलेज होगी और एक सिनेरियो होगा, आपने उस सिनेरियो के ऊपर उसको अप्लाई करना है। आपने एनालाइज करना है किसी सिचुएशन को कि उस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ द टॉपिक, जिस टॉपिक के अंदर रहते हुए आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है जी, यानी कि आपने कम्युनिकेट करना है। वो कहेगा जी अज्यूम करें कि आप सीईओ हैं, अज्यूम करें कि आप सीएफओ हैं और आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, बताएं क्या सोल्यूशन देंगे। तो आपने कुछ सोल्यूशंस निकालने हैं। ये इंटरमीडिएट लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपसे रिक्वायर करता है। तो ये जो आपका पेपर है ना, देखिए मैं ये नॉर्मली ये प्रोफिशिएंसी लेवल नहीं बताता होता बच्चों को, लेकिन आज बता रहा हूँ इसलिए कि प्रोफिशिएंसी लेवल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप इज योर इंटरमीडिएट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि आपने यहाँ पे लेकर आनी है। सही है जी। तो ये सिनेरियो बेस्ड पेपर्स हैं, ठीक है जी। और इन्हीं को आपने जो है ना वो उसी माइंडसेट और उसी कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। टेस्टिंग लेवल की बात करते हैं, जैसे टेस्टिंग लेवल 3 होते हैं जी, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल। और टेस्टिंग लेवल का सीधा सीधा ताल्लुक जो होता है ना वो आपकी नंबर ऑफ मार्क्स से होता है कि कितने मार्क्स जो है ना इससे पूछे जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली एमएफए के अंदर आपका जो मोस्टली जो आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके केस स्टडीज आते हैं, वो सारे केस स्टडीज आपके इंटरमीडिएट लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपसे रिक्वायर कर रहे होते हैं। इसलिए आपने सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें आपकी थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्ड जो है वो ग्रिप होनी चाहिए इन एरियाज के ऊपर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अभी तक हम देख लेते हैं कि मैनेजरियल और फाइनेंशियल एनालिसिस के सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें आई आई हैं और वो कितनी पूछी जाती हैं। पिछली 8 अटेम्प्ट्स की एक एवरेज मैंने बनाई है। आपके सिलेबस के 3 सेक्शंस हैं। मैनेजरियल एनालिसिस, जिसका सिलेबस वेटेज 30 to 40% है, और नॉर्मली अभी तक आई कैप ने पिछली 7 अटेम्प्ट में इसको 37% पूछा है, यानी कि 1/3 तकरीबन 33.33% होता है। तो 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा मैनेजरियल एनालिसिस होता है। आई कैप के चैप्टर्स हैं 1 to 9, ये पढ़ाएंगे आतिफ आब्दी साहब, और वो आपको इसके अंदर बड़ी डिटेल से सारी चीजें गाइड करेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये इसका वेटेज एरिया है 30 to 40, और इसके आई कैप के 4 चैप्टर्स हैं 10 to 13। इसमें एग्जाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं और इसकी पिछली 8 अटेम्प्ट की एवरेज 29 है, यानी कि इसमें से 29 नंबर के मार्क्स आते रहे हैं। फिर एक बजटिंग का एरिया है। बजटिंग के एरिया के अंदर आपका जो सिलेबस वेटेज है वो 25 से 35 है। आई कैप के 3 चैप्टर्स हैं, और क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में तकरीबन 2 इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी। और एवरेज मार्क्स इसके जो है ना वो 34 के आसपास आते हैं, यानी कि देखकर सीधा सीधा नजर आ रहा है कि बजटिंग का एरिया जो है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसकी सिलेबस वेटेज सबसे ज्यादा है, काफी आपको ज्यादा हेल्प करता है ये। तो अगर आप एवरेज जमा करने की कोशिश करें, आप में से कुछ साइंसदान ऐसे भी होंगे, ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो टोटल की तरह चेक करें, तो टोटल तो एवरेज लास्ट 8 अटेम्प्ट्स के टैली नहीं कर रहे। तो यस, वो नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो कि पिछली कुछ 4-5 अटेम्प्ट पहले आपके सिलेबस में शामिल होते थे, लेकिन अब वो निकल गए हैं, जिसकी वजह से ये एवरेज जो है ये थोड़ी सी फर्क है। बाकी आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, जहां तक सिलेबस वेटेज की बात है, मैंने आपके साथ शेयर किया है सिलेबस एरिया, इसमें ये सारे एरियाज होते हैं। अब इसमें मैनेजरियल एनालिसिस में क्या क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या है, बजटिंग किसको कहते हैं, ये चीजें अभी मैं ओरिएंटेशन में डिस्कस नहीं करता। बस आप ये समझ लें कि आपका 100% सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा। अगर हम पास्ट पेपर एनालिसिस की बात करें, खास तौर पे अगर हम डिवीजन करने की कोशिश करें कि मैनेजरियल और फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या क्या डिविजन आती हैं, तो ये आप लोगों के सामने एक मैंने वर्किंग सी बनाई है। अगर हम इसका नीचे वाला सेक्शन देखें तो मैनेजरियल वर्सेस फाइनेंशियल पोर्शन, इसमें एमसीक्यूज होते हैं, 15 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं तकरीबन हर आपका जो है ना वो अटेम्प्ट उसके अंदर। ठीक है, 15 से 17 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, और मोस्टली 15 नंबर के होते हैं। पांच अटेम्प्ट में जब सिलेबस फर्क होता था तो कुछ ऊपर नीचे होता था, लेकिन अब पिछली कुछ 3-4 अटेम्प्ट से 15-15 नंबर के ही मार्क्स आ रहे हैं एमसीक्यूज के अंदर। फिर उसके बाद आपका मैनेजरियल एनालिसिस होता है और फाइनेंशियल एनालिसिस का एरिया होता है, जिसकी डिवीजन मैंने यहाँ पे बना के दी है। ये सिर्फ एक गाइडेंस है कि आप देख लें कि इस सिलेबस के अंदर दोनों चीजें डिवीजन है, और हर
जो सवाल है वो अलग अलग है। बेसिकली आपने ये नहीं है कि आपने को थ्योरी और न्यूमेरिकल को मिक्स करके पढ़ना है। जो सवाल थ्योरी का है वो थ्योरी का ही है, जो न्यूमेरिकल का है वो न्यूमेरिकल का है। तो ये बेसिकली दो चीजें इन्होंने जोड़ के एक सब्जेक्ट बनाया हुआ है, थोड़ी सी चीजें न्यूमेरिकल की, थोड़ी सी जो है ना वो थ्योरेटिकल की। अच्छा, इसके बाद जो बीएफडी वाला एरिया, खासतौर पे एमएसए 2 जो अगले 2 पेपर्स आएंगे ना, उनमें ये होगा कि एक ही सवाल से आपको मैनेजेरियल कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी, मैनेजेरियल बातें भी बतानी पड़ेंगी और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी, लेकिन वो अभी नहीं आ रहा, वो बाद में आ रहा है। तो ये बेसिक है, इस बेसिक के ऊपर जो है ना वो इंशाल्लाह हम आगे कॉन्सेप्ट जो है ना वो डिजाइन करेंगे। एक और चीज छोटी सी याद कर लीजिएगा, ये आप लोगों ने अपने टेस्ट वगैरह के अंदर भी रखनी है, वो ये कि जब आपके पास पेपर आएगा तो आपने उसमें टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये अभी बता देना जरूरी होता है। एग्जाम के पास जाके बताएं तो उसका उतना बेनिफिट नहीं होता। तो पहले 15 मिनट जो है वो आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। देखिए, हर सब्जेक्ट की अप्रोच फर्क हो सकती है, लेकिन एमएफए की जो अप्रोच मैं सजेस्ट करता हूँ या तो साहब सजेस्ट करते हैं वो ये है कि आपने पहले 15 मिनट में एमसीक्यूज करने हैं। उसके बाद अगला 1 घंटे में आपने मैनेजेरियल एनालिसिस के, मैनेजेरियल पोर्शन के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेने हैं, जितने आप कर सकें। और उसके बाद आखिरी 2 घंटे आपने फाइनेंस पोर्शन के क्वेश्चंस को देने हैं। ठीक है जी, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि अल्टीमेटली ओवर द सेशन आपको समझ आते जाएंगे। हम ये देख लेते हैं कि आईकैप ने एग्जामिन कैसे किया और क्या आईकैप अपने वादे पे कायम भी रहता है या नहीं। यानी कि आईकैप ने ये वादा किया है कि जो ग्रिड ए है इसमें 30 से 35 मार्क्स का मैं पूछा करूंगा, यानी कि ऑन एवरेज 40 मार्क्स का। तो उसने अभी तक कितने मार्क्स का पूछा? तो अगर आप ऑल द वे मेरे कर्सर को फॉलो करें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि आईकैप ने 37% पेपर मैनेजरियल एनालिसिस के चैप्टर में से पूछा है, जिसके 9 चैप्टर्स बनते हैं। 40 मार्क्स का उसने कमिट किया था, 37 मार्क्स का पूछा है। ग्रेड बी फाइनेंशियल एनालिसिस 40 मार्क्स का उसने 37.5 मार्क्स का उसने कमिट किया था ऑन एवरेज, और 28 मार्क्स का पूछा। अच्छा, ये गलत लिखा हुआ है, 30 to 45 नहीं है, ये हमने यहाँ पे भी देखा था। ये जरा देखिएगा, 30 to 40 है। ठीक है जी, इसमें से 29 मार्क्स का उन्होंने पूछा है फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस के एरिया में से। तो बेसिकली आईकैप जो है वो अपने सिलेबस एरिया को फॉलो करता है, ये चीज आप जहन में रखें। ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म करते हैं। ये जो आपका एरिया है, ये जो आपका पेपर है, ये बड़ा इजी लगता है बच्चों को। इसकी कुछ रीजन है, आगे चल के बात करेंगे। लेकिन पिछली 7-8 अटेम्प्ट्स के अंदर ये वाला पेपर हाईएस्ट रिजल्ट मेंटेन करता है या टॉप 3 में रहता है। जैसे इस तरफ आप देखें, रैंक स्प्रिंग 2025 में सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए थे। ये परसेंटेज 43 नहीं, डिफरेंट होगी, ये 50 के ऊपर है परसेंटेज। ये शायद कैलकुलेशन में गलती है। अच्छा, अब इसका ये मतलब है कि फर्स्ट रैंक आया है एमएफए के बच्चों का, यानी कि सबसे अच्छा रिजल्ट एमएफए का आया है। इससे पिछले अटेम्प्ट में सेकंड रैंक आया था, फर्स्ट रैंक। अच्छा, ये मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे बताना ही चाह रहा हूँ कि पेपर इजी है, इसमें इसको बच्चे इजीली पास कर सकते हैं। उसकी कुछ रीजंस हैं। उसकी रीजंस ये हैं कि जो भी आपके इसमें रिस्क एनालिसिस का एरिया है या जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एरिया है, वो एरिया उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं बनाए जाते, इजी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और दूसरी कुछ और रीजंस भी हैं जो कि अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड से मेरा ये मकसद है बताने का कि भाई टेंशन नहीं लेनी, आपने घबराना नहीं है। ये इजी पेपर है और इसमें पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इंशाल्लाह अगर आप फोकस के साथ बेसिक चीजें करते रहेंगे, वो उन सारी बेसिक्स को फॉलो करते रहेंगे जो मैं बताऊंगा और आगे बताता रहूंगा, जो आतिफ साहब आपको बताएंगे, तो इंशाल्लाह आपका ये पेपर पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चंस है, मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ जी। 3 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, सर आर देयर एनी चेंजेस सिंस लास्ट अटेम्प्ट? नहीं, लास्ट अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में कोई चेंज नहीं है। कैन वी यूज ओल्ड नोट्स बुक? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आर देयर एनी सिलेबस चेंजेस? अच्छा, ये वही सवाल दोबारा रिपीट हो रहा है। देखिए, आप जब क्वेश्चन सेंड करते हैं तो मेरे पास वो साइड पे छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाता है। मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं पहले अपना जो भी आर्ग्यूमेंट है वो कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन जो है ना वो देखूं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन दोबारा सेंड ना करें, मैं आपको आपके उसी पहले वाले क्वेश्चन का ही आंसर कर दूंगा। अच्छा, अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस की हैं वो ये है कि इस स्लाइड पे हमने देखा कि ये तकरीबन इंटरमीडिएट लेवल का पेपर है। इस स्लाइड पे हमने देखा कि इंटरमीडिएट लेवल की टेस्टिंग आपकी होगी। इस स्लाइड पे हमने देखा कि सिलेबस में कौन कौन से एरियाज हैं और चैप्टर वाइज कैसे डिवाइड हुए हुए हैं। इस स्लाइड पे हमने देखा है कि आईकैप बड़ा फैला के पेपर देता है, और इस स्लाइड से हमें अंदाजा हुआ कि आईकैप जो है ना वो अपने सारे के सारे जो पेपर्स हैं, जो जो सारा एरिया है, उसको प्रॉपर तरीके से पूछता है। इसका ही मतलब है कि आपने जो करना है पूरा करना है।
यहाँ से हमें पता चला कि पेपर ईज़ी होता है, इसका ये मतलब है कि हमारे लिए आसानी होगी इस पेपर के अंदर बहुत सारी। देखिए आप कहीं भी जाते हैं, आप उस एरिया पे जाने के लिए सबसे पहले आप उसकी थोड़ी-सी रिसर्च करते हैं। आप ये देखते हैं कि भई उधर मौसम कैसा है, वहाँ पे क्या खाने-पीने को मिलेगा, वहाँ पे कौन-सी करेंसी है, वहाँ पे लोगों से कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। वही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा कि आपने एक पेपर स्टार्ट किया है, आपको पता होना चाहिए कि इस पेपर की मुश्किल चीज़ें क्या हैं, इस पेपर की आसान चीज़ें क्या हैं, इस पेपर में क्या करना है, इस पेपर में क्या नहीं करना। ये सारी चीज़ें ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन कहते हैं गाइडेंस, प्लानिंग। आपको एक राह दिखानी होती है ओरिएंटेशन के अंदर, तो आपको जो राह यहाँ पे दिखाई जा रही है, उसमें ये बता रहा हूँ मैं कि ये राह जो है, ये आसान है, ये मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, कुछ एक बड़ी ज़बरदस्त सी आर्गुमेंटेशन है यहाँ पे मैं करने लगा हूँ आपके साथ कि गुड रिज़ल्ट की रीज़न्स क्या होती हैं? और ये रीज़न्स मैं इसलिए शेयर करता हूँ नॉर्मली ओरिएंटेशंस अगर आपने मेरी कोई और देखी है तो मैं रिज़ल्ट बताने के बाद ये बताता हूँ कि बच्चों का रिज़ल्ट इतना बुरा क्यों आया? रीज़न्स ऑफ फेलियर क्या-क्या होती हैं? लेकिन यहाँ पे तो सबसे अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है इस सब्जेक्ट में, तो इस सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन में मैं ये करता हूँ कि मैं बच्चों को बताता हूँ कि यहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट क्यों आता है और आपने वो सारी चीज़ें नोट कर लेनी है, वो आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। पहली चीज़ ये है कि स्टूडेंट जो है ना ये फ़िल्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि देखिए ना एफएआर 1 का बुरा रिज़ल्ट सबसे बुरा आता है, वो सब्जेक्ट भी अनफॉर्चुनेटली मैं पढ़ाता हूँ। तो एफएआर 1 का रिज़ल्ट सबसे बुरा क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि उसमें जो बच्चे आते हैं ना वो पीआरसी से आते हैं, उनका माइंडसेट अभी डेवलप नहीं हुआ होता, कुछ हल्के बच्चे भी होते हैं जो पास कर देते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सीए के लिए नहीं बने लेकिन फिर भी वो पीआरसी पास कर जाते हैं। तो एफएआर 1 के अंदर वो सारा बच्चा आके बैठ जाता है और फिर वो कुछ उसमें से कुछ बच्चों जिनकी आदत नहीं होती पढ़ने की, वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता है फ़िल्टर आउट होते हैं। आप इस वक़्त अगर सीनियर पोज़ीशन पे मौजूद हैं, आपने कैफ के अंदर 2-3 साल लगा लिए हैं, तो आप ज़रा सोचिए कि बहुत सारे दोस्त जो आपके साथ जिन्होंने पीआरसी स्टार्ट किया था, शायद उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने छोड़ दिया होगा। तो वो जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स होते थे ना, वो फ़िल्टर आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से परसेंटेज में इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, यानी कि जो बच्चे पेपर देते हैं, वो सारे सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं। फिर स्टूडेंट एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप लोगों ने जो भी पेपर इससे पहले पढ़े हैं, एफएआर 1 पढ़ा, आपने कॉस्ट पढ़ी, आपने टैक्स पढ़ा, आपने बिज़नेस लॉ पढ़ा, आपने एफएआर 2 पढ़ी, उससे आपका एक ऐसा माइंडसेट डेवलप होता है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि सीए के अंदर अब करना कैसे, हाउ थिंग्स आर डन हियर। तो वो जो एक्सपीरियंस कम्युलेटिव एक्सपीरियंस आप कैरी करते हैं ना अपने साथ, वो आपको इस पेपर में हेल्प करता है। आपको पता चल जाता है कि यार प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करनी है, पास पेपर की प्रैक्टिस कैसे करनी है, टीचर जो पढ़ा रहा है उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं और फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं। अगली जो चीज़ है वो ये है कि इसमें कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है, जितने हम लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूएम में पढ़े थे। मेरे ख्याल से क्यूएम का पेपर भी इस पेपर से बड़ा होता है। कॉस्ट का पेपर एमएफए के पेपर से बड़ा होता है। इसमें कॉन्सेप्ट्स कम है, इसमें कैलकुलेशंस कम है, इसमें फॉर्मूले कम है। हाँ, कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती हैं आपको, इसमें लंबे-लंबे सवाल होते हैं, उसमें ज़्यादा डाटा होता है जिसको आपने हैंडल करना होता है, तो वो चीज़ एक अपनी जगह मौजूद है। उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, उसको आपने प्रैक्टिस से सॉल्व करना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है कैलकुलेशंस की। लेकिन कॉन्सेप्ट कम होते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके लिए इस पेपर की चीज़ों को, इस पेपर के की पॉइंट्स को याद करना आसान रहता है। चीज़ें कम होंगी तो ईज़िली आप उसको मेमोराइज़ कर सकते हैं और प्रीवियस स्टडी से आपको हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीज़ें अब आपने नोट कर लेनी है और आपने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करना है। लेकिन जो बच्चे बेचारे फेल हो जाते हैं, देखिए ना अभी भी 40% 43% रिज़ल्ट है जो सबसे अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आधे से ज़्यादा बच्चे तो अभी भी फेल हो रहे हैं। वो क्यों फेल हो रहे हैं? वो इस वजह से फेल हो रहे हैं कि उनकी प्रेज़ेंटेशंस ठीक नहीं होती। सबसे बड़ा जो मसला है, जब मैंने इसके एग्ज़ामिनर कमेंट्स को देखा, इवैल्यूएट किया, पढ़ा, तो जनरल एग्ज़ामिनर कमेंट्स के अंदर एग्ज़ामिनर बहुत सारी ऐसी बातें बताता है, जो कि बच्चे के ओवरऑल जनरली फेलियर की वजह होते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई होती है, वो ये होती है कि बच्चे अपनी प्रेज़ेंटेशन के ऊपर फ़ोकस नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें आदत होती है कि हम एक बड़े कागज़ के ऊपर लिखते हैं, ठीक है? हमारे पास एक असाइनमेंट का कागज़ होता है, एक तो लिखते ही गंदा है, यानी कि गंदा लिखना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद सोचा कि यार एग्ज़ाम में जाके साफ-साफ, प्यारा-प्यारा लिख लेंगे। एग्ज़ाम में जाके साफ-साफ, प्यारा-प्यारा कैसे लिखें? आपके ऊपर तो और बहुत सारे प्रेशर्स हैं, टाइम का प्रेशर है, पास होने का प्रेशर है, घर वालों की दुआएँ बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आई हुई हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, तो आप वहाँ पे साफ नहीं लिख सकते। फिर क्या होता है, घंटे के बाद हाथ थक जाता है और हाथ थकने जाने के फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे-ऐसे हाथ दबा रहे होते हैं कि यार अब थोड़ा-सा चल जा भाई, हाथ को कहते हैं यार थोड़ा-सा चल जा, यहाँ यहाँ पे तो चलना होता है। बहरहाल ये प्रॉब्लम होती है बच्चों को जिसको कि उनको रिज़ॉल्व करना आना चाहिए, अपनी प्रेज़ेंटेशन जो है वो बेहतर करनी है। फिर पेपर लेंथी होता है।
जिसकी वजह से बच्चे उसको टाइम पे कंप्लीट नहीं पढ़ जाते कर पाते। मोस्टली बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो पेपर टाइम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो थोड़ेटिकल पेपर भी होता है, न्यूमेरिकल पेपर भी होता है। आपको कोई बात बताई, आपको कोई सवाल था आया और उसमें आपको याद आया कि हमारे फलां टीचर ने तो बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल कराई थी इसमें, तो वो एग्जाम्पल लिखना शुरू हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि यार इस पेपर को कितना टाइम देना था, ठीक है जी, इस सवाल को कितना टाइम देना था, और फिर वो पेपर पूरा नहीं कर सकेंगे। पेपर अच्छा खासा आपका टाइम टेस्टिंग होती है, लेकिन हम लोग टाइम बेस्ड या टाइम रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस के आदी नहीं होते। हम लोग 3 घंटे का पेपर एग्जाम हॉल में जाके देते हैं, उससे पहले कभी नहीं देते। और जो भी हम लोग उसके अलावा टेस्ट देते हैं, तो वो टेस्ट जो है ना, वो बस किसी पे 1.5 घंटा लग गया तो लग गया, किसी में आप खाना पीना भी कर रहा है तो कर रहा है, कोई बात नहीं, ये कौन सा फाइनल एग्जाम हो रहा है। टाइम रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्टॉप वॉच लगा के मोबाइल के ऊपर आप फिर सवाल करें। ये जो मोबाइल रीलें देखने के लिए रखा हुआ है, इसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इस पे टाइम रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें। एक और चीज होती है, जैसा अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, कि इसमें कैलकुलेशंस ज्यादा होती हैं, तो बच्चे इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते पूरे क्वेश्चन के डाटा को। क्वेश्चन में जनाब 15 चीजें हैं, वो 15 चीजें इंसान बच्चे के ज़हन में बैठती नहीं है कि यार ये अच्छा ये भी है, ये भी है, इसको उससे भी मल्टीप्लाई करना है, फिर वो वाला फैक्टर भी लगाना है, फिर फॉर एग्जांपल दिन में कैलकुलेशन और होगी, रात के टाइम की और कैलकुलेशन है, पीक आवर्स और है, नॉन पीक आवर्स और है, इसमें जो है ना वो ओवर टाइम में ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चे मिस कर जाते हैं, और उसका नुकसान क्या होता है, वो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चे इस वक्त भी आके इस लेवल के ऊपर भी आके साइन में प्रॉब्लम कर जाते हैं। साइन वो वाला नहीं जो क्या आपने हाथ के सिग्नेचर लिखने होते हैं, जो चीज प्लस में लिखनी होती है उसे माइनस में लिख देते हैं, जो माइनस में लिखनी होती है उसको प्लस में लिख देते हैं। चीजों की जो है ना वो रिसीवेबल को पेबल में कन्वर्ट करके पेबल को रिसीवेबल में कन्वर्ट करने से जो साइन में चेंजेस होती हैं वो बच्चे भूल जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है बच्चों की, जो कि कैसे ठीक होगी, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आनी चाहिए। तो मैंने 4 ऐसे इश्यूज लिखे हैं जिनमें बच्चे फेल होते हैं, और 4 उनके सॉल्यूशंस लिखे हैं। आज क्यों बता रहा हूँ, आज इसलिए बता रहा हूँ कि ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने अभी पहले बात की थी कि कहीं सफर करना हो तो ज्यादा राह साथ रखते हैं, इसी तरह से आपने जो पेपर पढ़ना है तो इसमें आपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़हन में रखना है कि यार ये गलतियां नहीं करनी, और भी बहुत सारी गलतियां होंगी जो हम आपको बताते रहेंगे साथ साथ। तो जनाब, आपको जो चीज बताने वाली है वो ये है कि आपको सारा सिलेबस 100% विद कंप्लीट डिटेल, विद कंप्लीट सफिशिएंसी पढ़ाया जाएगा। कंप्रीहेंसिव पास पेपर के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, जितने चाहिए कराने उतने। वो हमें लग रहा है कि यार एक टॉपिक है उसके 8 पास पेपर के सवाल हैं, 3 करा देंगे, बाकी सारे उस जैसे हैं तो 3 होंगे उसमें, जिसमें हमें लग रहा होगा कि यार 8 के 8 ही कराने जरूरी है, उस चैप्टर में हम 8 के 8 भी करवाएंगे। तो 100% सिलेबस पूरा ग्रिड के मुताबिक आपका कंप्लीट होगा। स्टडी मटेरियल आपको क्या क्या चाहिए, फाइनेंशियल पोर्शन के नोट्स चाहिए जो मैं साथ साथ में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आई कैप के पास पेपर है, लास्ट 7 अटेम्प्ट के, वो हमने करने हैं, और आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। देखिए, जो आपके न्यूमेरिकल एरियाज हैं, न्यूमेरिकल सारे सब्जेक्ट्स के अंदर हमेशा आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए, जो कि आपके लास्ट डे में आपके काम आएंगे। देखिए, मैं बच्चों को कहता हूं भाई कि आप पूरे 6 महीने तैयारी करें कि आपने एग्जाम वाले हफ्ते में कैसे पढ़ना है। यानी कि पूरे 6 महीने आप स्लाइड्स बनाएं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करें, इन सारी चीजों को रिजिमिनेट करें, इकट्ठा करें, और एग्जाम वाले वीक में जब आपके पास 2-3 दिन होंगे अभी एग्जाम के अंदर, तो आपके पास एक छोटा सा रजिस्टर बना हो जिसमें हर चीज लिखी हो। ये मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के, न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स के हवाले से बता रहा हूँ। उसके अंदर आपके सेल्फ नोट्स होने चाहिए, छोटे छोटे रूल्स पॉलिसीज रोमन उर्दू में लिख लें, उर्दू इंग्लिश मिक्स में लिख लें कि अगर ये चीज ऐसे होगी तो इसको कैलकुलेशन करते वक्त इससे मल्टीप्लाई करना है, अगला रूल ये चीज ऐसे होगी, अगला रूल फार्मूला, अगला रूल ये चीज। यानी कि एक चैप्टर के आपके जो रूल्स हैं, फॉर एग्जांपल वो आपके 70 रूल्स होंगे एक चैप्टर के, लेकिन आपको वो सारे याद रहेंगे। कोई सवाल है, अगर ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट हो तो फिर क्या करना है, अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो तो क्या करना है। ये नोट्स आप बनाते जाए साथ साथ में, जो आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ। क्वेश्चंस आ रहे हैं जी। मिनिमम और मैक्सिमम कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं? जो आपके क्वेश्चंस का जो आप रिसेंट पास पेपर का क्वेश्चन देख लें, आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली आपके 9 क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चंस के अंदर मिनिमम 4, 5, 6 नंबर का सवाल भी हो सकता है, और बड़े से बड़ा 10-15 नंबर का सवाल भी होता है। शुड वी रिवाइज आवर सीएमए नोट्स बाय आवरसेल्फ बिफोर स्टार्टिंग एमएफए? बच्चे ने पूछा है कि क्या हम अपने एमएफए के लेक्चर्स जो हैं करने से पहले सीएमए के लेक्चर्स रिवाइज करें? जी, जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड। जो जहां पे जो पास्ट स्टडीज में जो कुछ है वो आपके लिए नीडेड होगा, वहां पे उसको दोबारा से पढ़ा दिया जाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम लोग जब ये करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं, तो उसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग का एक छोटा सा रिफ्रेशर लेक्चर मैंने डाला हुआ है
कि आप वहां पे उसको आपको पहले रिफ्रेशर मिल जाएगा, यानी कि रेलिवेंट कॉस्टिंग रिपीट हो जाएगी सारी, उसके बाद सवाल होगा। तो आपको सीएमए वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, जूम पर कर लिया करें। अच्छा जी, ये आपका क्वेश्चन है कि ये जो क्लास है ये जूम पे कर लिया करें, मैनेजमेंट तक पहुंचा दी जाएगी, बाकी आगे मैनेजमेंट जाने और आप लोग जाने। वैसे तो जूम हो या गो टू वेबिनार हो, दोनों सेम ही तरह के सॉफ्टवेयर हैं, दोनों पे चलता है। हमने ये देखा है कि गो टू वेबिनार जो होता है ये कंपैरेटिवली ज्यादा रियल टाइम चल रहा होता है। अच्छा जी, पैटर्न ऑफ स्टडी की बात करते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पहले 3 दिन फाइनेंशियल पोर्शन की क्लास हुआ करेगी। आपको लेक्चर जो है वो इसका 3 बजे से 4 बजे तक डिलीवर होगा, और इस टाइम पीरियड के दौरान लेक्चर छोटा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 50 मिनट का, 40 मिनट का, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर आपका डिलीवर नहीं होगा। थर्सडे और फ्राइडे मैनेजेरियल पोर्शन की क्लास हुआ करेगी। मैनेजेरियल पोर्शन आतिफ साहब पढ़ाएंगे और उनके लेक्चर जो है ना वो आपको डिलीवर होंगे। क्लास टाइम 3 से 4 होगी, पांचों के पांचों दिन, और ये लाइव फ्री होगी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर जो है उसके लिए हमने फिर क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है जो लाइव होगा। ठीक है, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन हर ट्यूसडे को 9:20 से 10 बजे तक हुआ करेगा शाम में। आपकी ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाएगा लाइव क्लास का, आप 9:20 से 10 बजे तक आएंगे। मोस्टली जो बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं ना वो फाइनेंस पोर्शन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए फाइनेंस पोर्शन का हम लोग लाइव सेशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग मैनेजेरियल पोर्शन के भी कर लेंगे लाइव सेशंस, कुछ अभी नहीं, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके 1 आध महीने के बाद वो आतिफ साहब के कर लेंगे, ताकि आप लोगों के मैनेजेरियल पोर्शन के जो इश्यूज हैं वो आप वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो पेड ग्रुप, मतलब जो बच्चे जो के पूरा पोर्शन पैकेज लेंगे उसके अंदर आता है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो आप कभी भी सवाल पूछ सकते हैं। लाइव सेशन में आप आएंगे, वीक में 1 दफा लाइव सेशन हुआ करेगा हर ट्यूसडे को 9:20 से 10:20 तक। टेस्ट सेशन जो है इसका एक स्केड्यूल कॉम्प्रिहेंसिवली आपके साथ शेयर किया जाएगा, और वो बच्चे जो पूरा पैकेज ले रहे हैं उनको टेस्ट सेशन भी इसमें मिलेगा। किसी भी मजीद सवाल के लिए, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन, परेशानी, टेंशन, इशू सीए के हवाले से, इस सब्जेक्ट के हवाले से आप कोई भी बात पूछना चाहें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, वॉइस नोट कर दें, रिटन मैसेज कर दें। ज्यादा बेहतर है कॉल अगर आप करेंगे तो मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सकूंगा, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपना वॉइस नोट करें, मैं आपको पूरी डिटेल और तसल्ली से अपनी पहली फुर्सत में रिप्लाई करूंगा। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर द ओरिएंटेशन। सब्जेक्ट के हवाले से कोई बात आपने पूछनी हो तो मैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर इसमें गाइड करूंगा। एमएफए को प्रिपेयर कैसे करना है? लेक्चर्स लेने हैं, लेक्चर्स के अंदर जो सवाल कराए गए हैं वो करने हैं, और लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, और फिर उसके अलावा जिंगा लाला हुर करना है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बेस्ट जो पास करना होता है ना। देखिए, मेहनत करनी है आपने, और मेहनत आप कौन सा पहली दफा कर रहे हैं, आपको पता है आपने FAR 1 पास किया है, आपने CMA पास किया है, ये सारी चीजें, ये टैक्स वगैरह आपने पास किए हैं। तो जो अप्रोच आपने उधर रखी है वही आपने अप्रोच रखनी है। लेक्चर्स करने हैं, उसके साथ साथ जो सवाल है वो करने हैं। कोशिश करें कि पहला फर्स्ट गो जो है आपकी, आप लेक्चर्स करने के साथ साथ आप एडिशनल पास पेपर के क्वेश्चंस तब ही करें जब आपको कहा जाए कि यार अब आप लोग पास पेपर के सवाल करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। देखिए, एक चीज समझना जरूरी है, वो ये कि ICAP का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो उस बच्चे के लिए बना है जिसने 6 महीने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, जिसने उस सब्जेक्ट की सारी निटी-ग्रिटीज को समझ लिया है, जिसने उस सब्जेक्ट में ऐसी तैयारी कर ली है कि वो अब उसका पेपर तैयार करने के लिए दे सकता है। वो कब होगा? वो 6 महीने की स्टडी के बाद होगा। लेकिन अगर आप पहला लेक्चर देख के ये कहें कि यार मैं ICAP का सवाल कर लूं, तो वो कभी पॉसिबल होगा? कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो सवाल उस बच्चे को आया था जो 6 महीने जिसने जो है ना वो कैलकुलेशन पढ़ा था। ये ऐसी है जैसे आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, आप आज जाके 100 किलो का वजन उठाने की कोशिश करेंगे, नहीं उठाया जाएगा। कुछ जवान उठा भी लेंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं उठाया जाएगा, लेकिन अपनी औकात से बाहर का वजन आप नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आप 6 महीने वेट लिफ्टिंग करते रहेंगे तो आहिस्ता 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 आपके मसल्स बन जाएंगे, और आप 6 महीने बाद वो वेट भी उठा सकते हैं जो आप इनिशियली नहीं उठा सकते थे। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स रेडी हो गए। सिमिलरली ICAP का जो सवाल है वो समझ लें कि वो वाला वजन है जो कि आपको 6 महीने बाद दिया गया था उठाने के लिए नॉर्मल बच्चों को, यानी कि उन बच्चों को जिन्होंने उस वक्त पेपर दिया था, उनको 6 महीने पढ़ने के बाद वो सवाल आया था। आप पहले ही दिन या पहले ही हफ्ते या पहले ही महीने में
हो सकता है वो सवाल ना कर सके, कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि वो सवाल करें जो मैंने आपको बताए हैं। एडिशनल क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे, आप यकीन माने सारे सवाल पास पेपर के मेरी नजर में है, कोई चीज मेरे से छुपी नहीं हुई, जो मैंने करा दी है वो करने हैं, जो मैं कह दूंगा कि यार ये बाद में करने हैं वो मान लीजिएगा, टीचर की मान लेते हैं ताकि वो जो है वो उसका एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट हो। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। एमएफए के हवाले से कोई क्वेश्चन अगर किसी का मजीद है, कुछ ये जो हमारा पैटर्न है इसके हवाले से किसी का कोई प्रॉब्लम कोई सवाल हो, हमारे जो 3-4 डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसमें फ्री लाइव कोई रह तो नहीं गया वाली हमारी एक जो है ना वो ऑफर होती है, या बल्कि ऑफर से ज्यादा बेसिकली ये हमारे लिए एक कमिटमेंट होती है कि जिसमें हम बच्चों को फ्री लाइव क्लासेस डेली देते हैं, यानी कि जो बच्चा फीस नहीं अफोर्ड कर सकता वो फ्री लाइव क्लास में आ जाए, बस वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, और थोड़ा सा कंट्रोल करेगा फ्री क्लासेस मिलेंगी, उसको कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। टेस्ट सेशन वगैरह लेना है, टेस्ट सेशन अलग से भी होता है, आप अलग से भी ले सकते हैं। अगर आप ये साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप एक सब्जेक्ट परचेज करने की बजाय आप सब्सक्रिप्शन मॉडल परचेज कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन मॉडल में आ जाए। घर वालों को बताएं कि जी एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है, उसमें 3000 रुपए पर सब्जेक्ट में 3000 रुपए पर मंथ में मुझे पढ़ा रहे हैं, आप एक दफा 3000 रुपए पर मंथ की सब्सक्रिप्शन ले लें, उसके बाद आप हर महीने 3000 रुपए जमा कराते जाएं। ठीक है, जैस कैश के अंदर ये लग जाता है कि हर महीने 3000 रुपए ट्रांसफर हो जाए, हर महीने 3000 रुपए ट्रांसफर हो जाए। आप एक एक पेपर पढ़ना चाहते हैं, एक पढ़ें, दो पढ़ें, कभी कॉलेज का भी फायदा हो जाएगा कि यार आपको जो है वो दो पढ़ा दिए हैं 4 के पैसे लेके, तो कभी ऐसा होगा कि आप 4 भी पढ़ रहे होंगे। देखिए पहले हम सोच रहे थे कि 3 का मॉडल लेकर आए 3000 रुपए में, तो ये 3 और 3000 दोनों 3-3 मैच भी करते थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा पढ़ना चाहते हैं और हमारा पर्पस इधर पैसे कमाना नहीं है, हमारा पर्पस ये मेड इजी के ऊपर बच्चों को सर्व करना है, खासतौर पर उन बच्चों को जो कि फीस पे नहीं कर सकते और सीए के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर कमिटमेंट जरूरी है। देखिए कमिटमेंट है तो आप डेली लाइव क्लास ले सकते हैं, कमिटमेंट है तो आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, फिर पैसे आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। सिर्फ ये जो सेटअप चला रहे हैं इसकी छोटी सी कॉस्ट है, सारी भी कॉस्ट कवर नहीं कर रहे हैं आपसे। तो और ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई नए कोई टीएस उठा के टीचर लगा दिए हैं, उसामा वहीद साहब है, फारूक साहब है, ये सारे लोग जो है ये बड़ी देर से पढ़ा रहे हैं और बड़ी इनकी अच्छी फुटिंग भी है स्टूडेंट्स के अंदर। आतिफ आब्दी साहब है सीएमए के अंदर भी, एमएफए के अंदर भी, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो मैं असल में बातें लंबी इसलिए कर रहा हूँ कि शायद आप में से किसी का कोई सवाल भी हो, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप नो क्वेश्चन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर हम इसको एंड कर देंगे। मैं आपको नंबर अपना दिखा देता हूँ जी दोबारा। कोई सवाल हो एमएफए से मुतालिक या मेरे जो सब्जेक्ट की जो मेरी सब्जेक्ट्स की रिजीम है उसके मुतालिक, यानी कि पीआरसी 2 क्यूएम में तो आप आपने पास कर लिया, पीआरसी 4 आईटीए, एफएआर 1 का पेपर मैं पढ़ाता हूँ, एमएफए मैनेजरियल पोर्शन में पढ़ाता हूँ, एमएस ऑफिस का हैंड्स ऑन कोर्स में पढ़ाता हूँ। तो ये 5 एरियाज है मेरे, जो कि आप इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट आप कोई किसी और सब्जेक्ट के मुतालिक कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने हैंड रेज किया हुआ है, आप अपना क्वेश्चन सेंड करें, मैं आपका क्वेश्चन जो है वो रिप्लाई करता हूँ। नोट्स मिलेंगे जी, सॉफ्ट कॉपी नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। एक क्वेश्चन है सर कल कौन से चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10? नहीं, हम लोग बिल्कुल आखिरी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे विच इज योर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। बेसिकली ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी लोग इसको कहते होते हैं, क्योंकि पुरानी स्कीम में इसका नाम टाइम वैल्यू ऑफ मनी था, लेकिन मैं इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहता हूँ क्योंकि इसके अंदर वो फाइनेंस और वो वाली चीजें हैं, तो वो भी आपकी तरह रिपीट हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो फिर हम आगे चलेंगे। जी जनाब, कोई और सवाल, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है जी, मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड करता हूँ जी। आप लोगों के क्वेश्चंस अगर कुछ हैं तो नंबर सामने स्क्रीन पे लिखा है, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा। अगेन उसमें यह है कि पहली फुर्सत में मैं मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज।